आइए अब आपको G20 की नेशनल यूथ कॉन्क्लेव 2023 की विजेता आकांक्षा तिवारी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिन्होंने कई मुकाम हासिल किए हैं। उन्होंने भारत सरकार की पूर्ण मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति से संस्कृत में पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा उन्होंने जलवायु पर NYU में प्रशिक्षण के दौरान संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक प्रतिनिधि के रूप में न्यूयॉर्क में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा आकांक्षा रेड डॉट प्रोजेक्ट की संस्थापक भी हैं, जो भारत में मासिक धर्म समानता की वकालत करती है। आकांक्षा हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। और आकांक्षा, सबसे पहले तो नेशनल यूथ कॉन्क्लेव 2023 का जो अवार्ड मिला है उसके लिए आपको बहुत ढेरों सारी बधाई। लेकिन आकांक्षा, ये कहा जा रहा है कि आप एक लंबे समय से जो पर्यावरण है उसको लेकर आप काम करती रही हैं। किस तरह का काम करती हैं, ये दर्शकों को बताइएगा। जी नमस्कार। मैं आकांक्षा तिवारी हूँ। मैं अभी लॉ स्टूडेंट हूँ ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। तो जब मेरी स्कूल ख़त्म हुई थी 2020 में, उसके बाद मुझे क्लाइमेट के बारे में बहुत पता चला। और मुझे लगता है कि यूथ को, जो हम हैं, हमें मोबिलाइज करना चाहिए इन ऑर्डर टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमारे पास खाली 7 साल बचे हुए हैं हमारे एसडीजी गोल्स को पूर्ण पूर्ण तरीके से अचीव करने के लिए। तो उसके लिए मुझे लगा कि कलेक्टिवली करना ज़रूरी है, बट आई थिंक शुरू होना चाहिए इंडिविजुअली। मैंने खुद से ही स्टार्ट किया। मैंने धीरे-धीरे करके आई स्टार्टेड यूजिंग बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। उसके बाद अभी करंटली आई स्टार्टेड माय ओन इनिशिएटिव, जिसका नाम है द रेड डॉट प्रोजेक्ट, जो मेंस्ट्रुअल इक्विटी अचीव करने में हेल्प करता है। और इंडिया में हमें पता है कि मेंस्ट्रुएशन एक बहुत बड़ा टैबू है। हमारे इंडिया में ही कई सारी कम्युनिटी, कई सारी महिलाएं हैं जिनके पास अभी तक मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का एक्सेस नहीं है। जी। तो मेरा इनिशिएटिव वही ट्राई करता है कि इन महिलाओं को हम लोग मुफ्त में दें। और ये जो मुफ्त सैनिटरी नैपकिन्स है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया हुआ सैनिटरी नैपकिन्स है, जो 1 रुपए में 10 का पैक मिलता है, वो वाला। तो ये बायोडिग्रेडेबल भी है और बहुत चीप भी है। तो उसके अलावा हम लोग इस हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन एंड द मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स जो यूज होता है, इट कंप्राइजेस ऑफ प्लास्टिक। और धीरे धीरे करके प्लास्टिक एक्यूमुलेशन इतना बढ़ जाता है दैट इट डज नॉट एड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रादर इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जी। तो हम लोग अपने इनिशिएटिव से दोनों चीज को ही टैकल करते हैं। एक है मेंस्ट्रुअल इक्विटी और दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके अलावा बहुत सारे इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स हैं। और करंटली मैंने अगस्त में आई वेंट टू न्यूयॉर्क। मैं वहाँ पे डेलीगेट थी इंडिया की इन द यूनाइटेड नेशंस। तो वहाँ पे आई वाज अ पार्ट ऑफ द यूथ असेंबली, जो इंटरनेशनल यूथ डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 11 अगस्त से 13 अगस्त तक, जो सेलिब्रेट हुआ था न्यूयॉर्क में। मैं वहाँ पे यूएन हेडक्वार्टर्स में थी। और वहाँ के यूएन के प्रेसिडेंट एंड इवन द प्रेसिडेंट ऑफ माल्टा एंड द एएफएस यूथ असेंबली का जो इंटायर टीम था, वो वहाँ पे थे। और उन्होंने हमें समझाया कि यूथ को मोबिलाइज करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ही हैं जो अभी डिसीजन मेकिंग बॉडीज में बैठेंगे। हम ही हैं जिन्हें समझना पड़ेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है पॉलिसीज को उस तरीके से डिवाइस करना, ताकि सिर्फ हमें ही इसका आकांक्षा, एक ये सवाल ये भी उठता है कि G20 जी की जो बैठक होने जा रही है, हमारे मुल्क में ये जी बैठक हो रही है, 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। क्लाइमेट जी चेंज को लेकर आपके मन जी में क्या है कि किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जो लगता है आपको कि नहीं, इन मुद्दों पर क्लाइमेट चेंज को लेकर चर्चा होनी चाहिए? अब वक्त आ गया है कि सभी जो दूसरे राष्ट्र हैं वो एक साथ एक पिच पर आकर इस पर बात करें। जी धन्यवाद। आप अगर 1970s में जाएंगे तो क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट बहुत रीसेंट है। एंड ये 1970s में ही हुआ था कि सारे नेशंस में इस बात के बारे में चर्चा शुरू हुई थी। तो धीरे धीरे कोपेनहेगन समिट, यूएनएफसीसीसी, पेरिस अग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब धीरे धीरे करके साइन करना शुरू हुआ। बट आप अगर देखेंगे तो ये सब पॉलिसीज और ये सब अग्रीमेंट्स जो है, वो हर समय अचीवेबल नहीं हो पाया था। वो हर टाइम फेल करता गया, क्योंकि उन लोगों ने बहुत इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग नहीं किया था। बहुत आइडियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल अचीवमेंट्स एंड लैंडमार्क्स, गोल्स रखे गए थे जो अचीव नहीं कर पाए थे। तो अभी मुझे लगता है ये सही टाइम है करने का, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 7 साल बचे हुए हैं। तो G20 जो है, इट कंप्राइजेस ऑफ 20 ग्लोबल लीडर्स अक्रॉस द ग्लोब, लाइक सबसे पावरफुल लीडर्स जो हैं वर्ल्ड वाइड।
तो वो अगर इस संगठन में आकर के बैठे और डिस्कस करे कि कैसे इंडिया, कैसे डेवलपिंग नेशंस, एंड for years, for generations, there has been a conflict between the developed countries and between the developed countries and the underdeveloped countries and the developing countries, कि कैसे developed countries ने पहले ही यूज कर लिया इतना सारा रिसोर्सेज, तो अभी उनके पास वो कम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट डेवलपिंग नेशंस अभी भी उन्हें चाहिए वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज, वो इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज टू बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का जो जी मेजर है वो बहुत आकांक्षा, एक वेस्टर्नाइज्ड आखिरी concept- सवाल आपसे मैं लूंगा। G20, चूंकि आपने संस्कृत में आपको महारत हासिल है, नो डाउट आप मुझसे ज्यादा संस्कृत जानती होंगी। संस्कृत एक भाषा नहीं है मेरे हिसाब से, संस्कृत एक कल्चर है, ठीक है। अगर हम G20 की बात करें तो G20 में जिस तरह से वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं के साथ हम सभी जो दूसरे जो देश हैं G20 के सदस्य मित्र हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की सांस्कृतिक जो छवि जा रही है वो कैसी लग रही है आपको? तो संस्कृत सारी भाषाओं की इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, एंड इंडिया में हमारी 22 भाषाएं हैं और उसमें से सबसे कम रिकॉग्निशन दी जाती है संस्कृत को ही। तो G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हेल्प करेगा सबसे पहला हमें कल्चरल एक्सचेंजेस के लिए। इट विल नॉट ओनली अलाउ पीपल टू नो अबाउट संस्कृत, बट हमारे जो यूथ को जो मैं मोबिलाइज करने के लिए बोल रही हूँ वो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे अब्रॉड में, एंड विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द लिटरेचर, कि कैसे ये लिटरेचर, कैसे साहित्य, संस्कृत साहित्य कैसे वह बहुत महत्वपूर्ण है टू बी एबल टू शेप द कल्चर ऑफ इंडिया, टू बी एबल टू शेप the culture, the literature, the music, the dance of the country that a country comprises of. उसके अलावा I think different collaborations between countries जो होने वाला है, it will help in collaborating in educational curriculum, जो संस्कृत को इम्पोर्टेंस देगी इन स्कूल एजुकेशन, इन इट्स करिकुलम, जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं होगी बट ऑल्सो अब्रॉड, क्योंकि प्रोफेसर्स का एक्सचेंज होता रहेगा, लेक्चर्स होते रहेंगे, डिफरेंट सेमिनार्स होते रहेंगे, यही महत्वपूर्णता बताने के लिए कि संस्कृत कैसे सारी भाषाओं की माता है और कैसे संस्कृत के ही वजह से हम लोग दूसरे कल्चर्स और उनके रूट्स के बारे में हम लोग जान सकते हैं। बिल्कुल आकांक्षा, आपने सही बोला, अगर संस्कृत को बचाए रखना है तो इस तरह के उपायों पर काम करना बेहद जरूरी है। आकांक्षा, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। आकांक्षा तिवारी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने बेहद खूबसूरती से ये सारी बातें हमारे सामने रखी और बताया कि किस तरह से अपनी लैंग्वेज को, संस्कृत को प्रमोट किया जा सकता है और क्लाइमेट चेंज को लेकर किस तरह से जो दूसरे मुल्क हैं G20 के जो सदस्य देश हैं वो किस तरह से आगे आ सकते हैं।